मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, स्वागत है आपका अपना चैनल डॉक्टर सुनीता वर्मा चैनल पर। ये वीडियो मैंने बीए द्वितीय वर्ष के लिए तैयार किया है, क्योंकि बच्चों के बीच ये समस्या आ रही थी कि बहुत से बच्चे मुझे कॉल करके पूछ रहे थे, मैम पैटर्न ये नहीं है, बहुविकल्पी है, तो कैसे होगा, हमें समझ में नहीं आ रहा है, कैसे क्या होगा। तो मैं उनकी इन समस्याओं का समाधान लेके उपस्थित हुई हूँ। एक प्रश्न होगा बच्चों आपके समक्ष और उसके 4 विकल्प होंगे। उन 4 विकल्पों में से आपको एक विकल्प का चयन करना होगा। इसी पैटर्न से होगा। बस आप प्रश्न पढ़िए, प्रश्न को बहुत अच्छी तरह समझना है। प्रश्न क्या कह रहा है इसको समझना बहुत आवश्यक है, और उसी प्रश्न से संबंधित जो आपका उत्तर होगा, बिल्कुल जैसे अर्जुन का निशाना चिड़िया की आंख पर रहता था, उसी प्रकार से प्रश्न पढ़ने के बाद आपका भी निशाना उस बहुविकल्पी में से एक उस विकल्प पे होना चाहिए जिसका वो सही उत्तर है। चलिए तो हम शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। पहला प्रश्न है, महर्षि शरण गुप्त का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो सन 1943 चिरगांव में हुआ था, या 45 में झांसी में हुआ था। विक्रम संवत की बात करें तो 1943 चिरगांव में हुआ था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, ये जो ABCD जो मैंने इस समय नंबर तो नहीं दिए, लेकिन ये है कि ये पहला वाला है आपका विकल्प, ये A माना जाएगा, और ये B और ये C और ये D। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जो B है और C है, ये दोनों ही उत्तर सही है। क्यों? क्योंकि विक्रम संवत में 1943 दिया हुआ है, जो चिरगांव में इनका जन्म हुआ था झांसी के पास, और C ऑप्शन दिया है सन 1945 झांसी में। तो विक्रम संवत और सन में जो 57 साल का अंतर होता है, इसका इन्होंने इसमें उल्लेख, इसलिए दोनों ही सही हैं आपके। सन के हिसाब से आपका C सही है और विक्रम संवत के हिसाब से B सही है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। महर्षि शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी है? तो नेहरू जी ने, गांधी जी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में सर्वाधिक जो उस समय चलन था वो गांधी जी का था। गांधी जी की बात कोई नहीं टालता था, और गांधी जी हिंदी में विशेष अपनी रुचि रखते थे। जब गांधी जी ने इनके काव्यों को पढ़ा, इनके काव्य ग्रंथों को पढ़ा, इनके विचारों को जाना, तो इन्होंने इन्हें राष्ट्रपति की उपाधि दी। उन्होंने कहा, जिस प्रकार से पूरा संपूर्ण राष्ट्र, संपूर्ण देश मुझे राष्ट्रपिता के नाम से जानता है, इसी प्रकार से आपको संपूर्ण देश हमारा राष्ट्र कवि के नाम से जानेगा। तो इनकी उपाधि गांधी जी ने दी थी। इस प्रश्न का उत्तर गांधी जी सही है। बढ़ते हैं हम आगे प्रश्न की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका, महर्षि शरण गुप्त को राष्ट्र कवि क्यों कहा गया है? आप सब जानते हैं कि राष्ट्र कवि है, लेकिन इनको राष्ट्र कवि क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने अपने काव्य में राष्ट्रीय भावना का समावेश किया। लोगों में एकता, बंधुत्वता, भाईचारा, संप्रभुता के भाव को इन्होंने दर्शाया है। सभी को एक सूत्र में बांधने की चेष्टा की है, इसलिए इनको राष्ट्र कवि कहा गया। और ये जो राष्ट्र कवि वाली जो भावना है, सर्वाधिक इनके रचनाओं में भारत भारती जो इनकी रचना है उसमें देखने को मिलती है। तो इसका उत्तर है भारत भारती के कारण। फिर अगला प्रश्न है, महर्षि शरण गुप्त की किस रचना के कारण उन्हें सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली? तो बच्चों, इनकी जो रचना है भारत भारती, उन्हीं के कारण इनको सर्वाधिक प्रसिद्धि मिलती है। तो इसका उत्तर है भारत भारती के कारण, पहला। फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महर्षि शरण गुप्त के महाकाव्य का क्या नाम है? तो भारत भारती महाकाव्य नहीं है बच्चों, जयद्रथ वध भी नहीं है, यशोधरा भी नहीं है। इन तीनों विकल्पों में जो इनका महाकाव्य है वह है साकेत। इसको आपको याद भी करना है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं में से आएगा आपका, देखिएगा आप। और अगला प्रश्न है, महर्षि शरण गुप्त के गुरु का क्या नाम था? तो आप सभी जानते हैं, जब महर्षि शरण गुप्त जी ने अपना लेखन कार्य आरंभ किया था और सरस्वती पत्रिका का संपादन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कर रहे थे, और जब इन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादन के लिए अपना लेख लिखा तो उसमें अनेक त्रुटियां थी। उन त्रुटियों को सुधारने का कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के
उसमें गाइडेंस में ही ये अपना कार्य करते रहे हैं। तो इनके जो गुरु हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त के काव्य में किसके आंदोलन की झलक मिलती है? तो आप सब जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय या सरदार भगत सिंह से वो इतने ज़्यादा अधिक प्रभावित या नहीं थे, बल्कि समकालीन रहे महात्मा गांधी से वो अधिक प्रभावित रहे। तो इसका उत्तर है महात्मा गांधी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपके समक्ष, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि माने जाते हैं? तो बच्चों, भारतेंदु युग में जो कवि हैं मुख्य वो कौन है? वो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र है। और द्विवेदी युग के जो मुख्य कवि माने जाते हैं वो माने जाते हैं मैथिली शरण गुप्त। तो इसका उत्तर है द्विवेदी युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ कवियों में नाम आता है। अगर भारतीय संस्कृति के जो श्रेष्ठ कवियों की बात हो रही बच्चों, यहाँ लेखक की बात नहीं हो रही, ध्यान रखिएगा आप। जब लेखक का नाम आएगा तो वृंदावन लाल वर्मा का आएगा, परंतु कवि की बात आती है श्रेष्ठ कवियों में जिन्होंने भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दिया, भारतीय संस्कृति के बारे में बताया, वो हैं मैथिली शरण गुप्त जी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो साकेत इनकी रचना है, पंचवटी भी इनकी रचना है, सैरंध्री भी इनकी रचना है, लेकिन इसमें जो चौथा ऑप्शन है कामायनी रचना आचार्य जयशंकर प्रसाद की है। इस प्रकार से ये जो 10 प्रश्न हैं अति महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, मैंने जो आपको वीडियो भेजा मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में भी बताया, उसमें भी मैंने प्रश्न उत्तर कराए हैं। अगला जो आपके कवि हैं आपके पाठ्यक्रम में वो हैं आचार्य जयशंकर प्रसाद। आचार्य जयशंकर प्रसाद जो छायावाद के सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं, उसके बारे में यदि आपको आवश्यकता पड़े मेरी व्याख्यान सुनने की, मेरी क्लास लेने की इच्छा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं अगला वीडियो अपना बना दूंगी इनसे संबंधित। अभी मैं प्रश्न उत्तर दे रही हूँ, बहुविकल्पी प्रश्न, और उसके 4 विकल्प दिए हुए हैं। उन 4 विकल्पों में से एक का चयन करना है हमें, तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं हम प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, आचार्य जयशंकर प्रसाद को किस काल का सर्वश्रेष्ठ कवि कहा गया है? तो आदिकाल के तो ये है नहीं, आदिकाल में रासो काव्य वगैरह चलते थे, उसमें भक्ति काल में तुलसीदास कबीरदास जी थे, रीति काल में श्रृंगार काल था, ये आचार्य केशवदास जी जैसे महापंडित थे। परंतु हम बात करें आधुनिक काल की, तो आधुनिक काल में जयशंकर प्रसाद रहे हैं, तो जयशंकर प्रसाद को आधुनिक काल का सर्वश्रेष्ठ कवि माना गया। नेक्स्ट है, आचार्य जयशंकर प्रसाद को किस युग का सर्वश्रेष्ठ कवि कहा गया? देखिए, ऊपर काल की बात की है, तो काल तो 4 होते हैं ना अपने हिंदी साहित्य के काल, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। लेकिन जो दूसरा प्रश्न, इसलिए मैंने पहले शुरुआत में ही कह दिया था आपसे कि आप प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न को जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा तब तक आप उसका विकल्प सही नहीं दे पाएंगे, और जरा सी चूक होगी तो तुरंत आपको 0 मिलेगा। इसलिए सावधानी पूर्वक आपको प्रश्न को पढ़ना है कि आचार्य जयशंकर प्रसाद को किस युग का सर्वश्रेष्ठ कवि कहा गया। तो काल और युग में अंतर होता है, युग छोटा होता है बच्चों, कई दशकों में रहता है, और काल बड़ा होता है, यानी उससे लंबे समय का होता है। तो युग की बात करते तो आधुनिक काल को 5 भागों मुख्य 5 युगों में बांटा गया था। तो यहाँ पे पहला है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, और तीसरा है छायावादी युग, और चौथा है शुक्ल युग। तो जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनको सर्वश्रेष्ठ कवि छायावादी युग का माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे समक्ष, वो है आचार्य जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? तो सन 1946 में हुआ था, या 1946 विक्रम संवत में हुआ था, या सन 1889 ईस्वी में हुआ था, अथवा इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है सन 1889 ईस्वी में हुआ था इनका आचार्य जयशंकर प्रसाद का जन्म, और इसका उत्तर ये है। दूसरा है, आचार्य जयशंकर प्रसाद को जाना जाता है नाटककार के रूप में, कहानीकार के रूप में, गद्यकार के रूप में। बच्चों, इसमें चौथा ऑप्शन भी कहानीकार के रूप में हो गया, परंतु कोई बात नहीं, जो इसका उत्तर है वो है नाटककार के रूप में। आप सभी जानते हैं कि नाटक जो इन्होंने लिखा है बहुत अच्छे हैं, वो तत्सम शैली का प्रयोग उसमें किया है, और ध्रुव स्वामी को तो आपने पढ़ा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य जयशंकर प्रसाद ने अपनी रचनाओं का प्रारंभ किस भाषा से किया?
हिंदी से किया, अवधी से किया, ब्रज से किया, खड़ी बोली से किया, तो इन्होंने जो अपनी रचनाओं का आरंभ किया बच्चों वह किया ब्रज बोली से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में छायावादी प्रवृत्तियों के दर्शन किस में दिखाई देते हैं? आंसू में, झरना में, लहर में या पथिक में? तो बच्चों आंसू में नहीं दिखाई देते, क्योंकि शुरुआत इनकी ब्रज भाषा से इधर हुई थी और शुरुआत में जब इन्होंने लेखन कार्य किया था तो छायावादी प्रवृत्तियां पूरी तरह से नहीं दिखती थी, बल्कि कुछ भारतीय युग की भी छवि थी, इसलिए इसका उत्तर होगा झरना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में आचार्य जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है? तो आप जानते हैं कि साकेत जो महाकाव्य है वो किसका है? साकेत महाकाव्य आपका मैथिली शरण गुप्त जी का है। प्रिय प्रवास और यशोधरा ये खंड काव्य हैं, ये महाकाव्य नहीं है, बल्कि इसमें उत्तर होगा कामायनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक आचार्य जयशंकर प्रसाद का नहीं है? तो आप जानते हैं ध्रुव स्वामिनी उन्हीं का नाटक है, राजश्री भी उनका नाटक है, चंद्रगुप्त भी उनका नाटक है, परंतु अगर नहीं है तो वो है अनग। और अनग किसका नाटक है? तो मैं आपको बता दूं कि अनग मैथिली शरण गुप्त जी का नाटक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में ऐसे कौन सी कहानी संग्रह आचार्य जयशंकर प्रसाद की नहीं है? छाया, प्रतिध्वनि, आकाश और ग्राम्य। तो मैं आपको बता दूं कि छाया, प्रतिध्वनि और आकाश ये तीनों कहानी संग्रह आचार्य जयशंकर प्रसाद के हैं, अगर नहीं है तो वह है ग्राम्य। तो इसका उत्तर होगा ग्राम्य। तो बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कितना आपको सहायक सिद्ध हुआ। हाँ, एक बात और, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और तो ये प्रश्न उत्तर आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे आप किस प्रकार का वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में सूचित करें, और आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, अपनी सहेलियों को, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, उन बच्चों को, क्योंकि विश्वविद्यालय परीक्षाएं नज़दीक हो गई हैं और आपको विदित होगा कि 25 जुलाई से ये परीक्षाएं होने जा रही हैं, बल्कि 25 से अभी जो संभावित जो आपकी स्कीम आई है वो उसमें 20 जुलाई से ही आरंभ है। तो अपने पास समय बहुत कम है, अधिक से अधिक ये वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अगर किसी भी तरह की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। धन्यवाद।